हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जॉन लॉक के अनुसार जो सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत बताया गया है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जॉन लॉक ने प्राकृतिक कानून की बात की है, प्राकृतिक अधिकारों की बात की है। इसके अलावा संपत्ति को लेकर जो निजी संपत्ति है उसको जस्टिफाइड किया है जॉन लॉक ने। तो कई सारे सिद्धांत जॉन लॉक ने बताए हैं और उन सभी को हमें समझना है। बट आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जॉन लॉक कौन थे, जॉन लॉक के बारे में कुछ बातें करेंगे और मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का वो रहेगा सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक था। उसकी मुख्य कृतियाँ लेटर ऑन टॉलरेशन एंड टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट और एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बुक के नाम बताए कृतियों के, ये इसकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं, प्रमुख बुक रही हैं जो जॉन लॉक ने लिखी हैं। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युग के आरंभिक दौर में उदारवाद और औद्योगिक क्रांति ने एक दूसरे को बढ़ावा दिया। इंग्लैंड ही वह देश था जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, अतः यह स्वाभाविक ही है कि उदारवाद का मूल प्रवर्तक इंग्लैंड में पैदा हुआ। जब इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका तक फैल गया, तब उन देशों में भी उदारवाद को बढ़ावा मिला और वे सब उदारवाद की मुख्य धारा में आकर मिल गए। देखिए दोस्तों, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवादी विचार को आप जानते हैं कि उदारवादी जो विचारधारा है वो बहुत ही खुलापन रखती है। खुलापन मतलब कि सरकार का ज़्यादा नियंत्रण नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देती है। तो इस विचारधारा का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। और जॉन लॉक कहाँ के थे? तो वो इंग्लैंड के थे। इसीलिए इंग्लैंड में उदारवाद की विचारधारा प्रमुख रूप से पैदा हुई और फिर इंग्लैंड से ये अमेरिका वगैरह में फैली। और उदारवाद की विचारधारा औद्योगिक क्रांति से जुड़ी हुई है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति तभी आएगी ना जब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देगी प्राइवेट सेक्टर को। बट कोई नहीं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमने जॉन लॉक को भी थोड़ा सा समझ लिया कि जो जॉन लॉक थे वो एक अंग्रेज विचारक थे और इन्हें हम उदारवाद का जनक मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है और इनकी प्रमुख बुकों को अभी हमने देख लिया। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो हमारा है सामाजिक अनुबंध की संकल्पना। अब जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतकार के रूप में जॉन लॉक का नाम विशेष रूप से विख्यात है। इस विषय पर लॉक के विचार उसकी प्रसिद्ध कृति टू ट्रीटिजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट के अंतर्गत मिलते हैं। सबसे पहले सामाजिक अनुबंध का विचार अंग्रेज दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने रखा था, लेकिन उसे सही उदारवादी आधार प्रदान करने में लॉक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए दोस्तों, जो ये सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, इसे थॉमस हॉब्स ने सबसे पहले रखा था। मतलब लॉक से भी पहले इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने इसे उदारवादी आधार प्रदान किया। अभी हम इसे समझेंगे, बट आप पा रहे होंगे कि सामाजिक अनुबंध को पहले थॉमस हॉब्स ने रखा था। सामाजिक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत था उसको बताया था। इस विचार के प्रवर्तकों ने अपने अपने ढंग से राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का विवरण दिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य के निर्माण से पहले प्राकृतिक दशा की कल्पना की गई है। लॉक ने प्राकृतिक दशा का जो चित्र खींचा है वह थॉमस हॉब्स के चित्र की तरह अंधकार में नहीं है। लॉक के अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है और वह स्वभाव से नैतिक नियमों का पालन करता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य मूलतः शालीन, अनुशासन प्रिय और सौजन्यपूर्ण है। वे अपने ऊपर शासन करने में समर्थ है। अतः प्राकृतिक दशा साधारणतः शांति,
सद्भावना, परस्पर सहायता और रक्षा की दशा होती है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, बट रीड करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो देखिए, टॉमस हॉब्स ने हालांकि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत पहले रखा था, बट फिर भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में लॉक ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। अब जो टॉमस हॉब्स था उसने कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, सामाजिक समझौता होने से पहले प्राकृतिक दशा थी। प्राकृतिक दशा मतलब स्टेट ऑफ नेचर की सिचुएशन थी, जब कोई राज्य या स्टेट नहीं हुआ करता था, सरकार नहीं होती थी। लॉक ने भी ऐसा ही कहा है कि राज्य से पहले, समझौता होने से पहले सामाजिक प्राकृतिक दशा हुआ करती थी, स्टेट ऑफ नेचर होता था। बट हॉब्स कह रहा था कि स्टेट ऑफ नेचर में एनार्की की सिचुएशन थी, मतलब कि जो व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल था वो छोटे व्यक्ति के साथ अत्याचार करता था या छोटे व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी। बट बट जॉन लॉक ऐसा नहीं कह रहा। जॉन लॉक कह रहा है कि प्राकृतिक दशा में भी मनुष्य सद्भावना और शांति से रह रहे थे। लॉक कहता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, मतलब मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता है, वो समझदार है। तो वो अपने जो वातावरण था प्राकृतिक दशा का, वो उस समय भी सद्भावना से भरा हुआ था, लोग अपनी रक्षा कर रहे थे और शांति थी, वो शांति की दशा थी। प्राकृतिक दशा में लोग स्वेच्छा से प्राकृतिक कानून का पालन करते हैं, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कुछ स्वार्थी लोग नैतिकता के नियमों की अवहेलना करके दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगते हैं। ऐसी हालत में प्राकृतिक दशा की शांति और सुरक्षा भंग हो जाती है और उसकी जगह शत्रुता, वैमनस्य, हिंसा और परस्पर विनाश का वातावरण पैदा हो जाता है। जब तक कोई सत्ता विधिवत स्थापित न कर दी जाए, ऐसे अपराधियों से निपटना मुश्किल है। यदि मनुष्य अपने मामलों पर स्वयं निर्णय लेने वाले न्यायाधीश बन जाएंगे तो न्याय नहीं हो पाएगा। इस स्थिति के प्रतिकार के लिए मनुष्य नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अब देखिए, लॉक कहता है कि जो प्राकृतिक दशा थी, स्टेट के पहले जो प्राकृतिक दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट कुछ स्वार्थी लोग आ जाते हैं जो अपने हित की पूर्ति के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्हें रोकने के लिए, उन स्वार्थी लोगों को रोकने के लिए कुछ करना ज़रूरी हो जाता है। आप मतलब समझ पा रहे होंगे मेरा कि पहले शांति की स्थिति होती है। शांति की स्थिति कब भंग हो जाती है? जब कुछ स्वार्थी लोग नैतिकता की मान्यताओं से दूर हटकर, मतलब जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं उनको दूर रखकर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं। तो इससे जो वातावरण पैदा होता है प्राकृतिक दशा में, अब वो बेकार हो जाता है, शत्रुता का, हिंसा का वातावरण पैदा हो जाता है। तो अब इस चीज़ से निपटने के लिए, वातावरण को दोबारा से सही बनाने के लिए, अब वो मनुष्य क्या करता है, एक नागरिक समाज की स्थापना करता है। अब मनुष्य देखो खुद जज भी नहीं बन सकता, अगर वो खुद जज बन जाएगा तो वो न्याय सही से थोड़ी ना कर पाएगा। तो इसीलिए मनुष्य मिलकर एक सिविल सोसाइटी, एक नागरिक समाज की स्थापना करते हैं, ताकि दोबारा से जो शांति व्यवस्था थी वो कायम हो सके और वो कभी भंग ना हो। लॉक के अनुसार नागरिक समाज की स्थापना समुदाय के सारे सदस्य मिलजुल कर एक समझौते के अंतर्गत करते हैं, जिसे सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता कह सकते हैं। सामाजिक समझौते के अंतर्गत मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वे स्वयं अपने अपने न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि उस प्राकृतिक अधिकार को वे संपूर्ण समुदाय के प्रति सौंप देते हैं जो उनके मुख्य प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इस तरह लॉक के अनुसार राज्य की प्रभुसत्ता पूर्ण या असीम नहीं होती, बल्कि वह शर्तों से बंधी रहती है। अब देखिए दोस्तों, जो लॉक कह रहा है कि नागरिक समाज की स्थापना सभी लोग मिलजुल कर करते हैं, वो एक समझौते, एक एग्रीमेंट के तहत नागरिक समाज की स्थापना करते हैं, सिविल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जिसको हम
जिस समझौते से उन्होंने जिस समझौते से उन्होंने नागरिक समाज बनाया, उस समझौते को ही सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता कह सकते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर कर रखा है, तो सामाजिक समझौता मतलब समाज में समझौता हुआ है, तो समझौते के तहत ही नागरिक समाज की स्थापना होती है। अब समझौते के तहत सभी लोग एक दूसरे को ये वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि देखो, अगर कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करेगा, मान लो कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गलत करता है, तो दूसरा व्यक्ति जज बनकर उसको दंड नहीं देगा। मतलब अब हम लोग खुद जज नहीं बनेंगे, बल्कि हम अपने सारे अधिकार, जो हमारी सुरक्षा के लिए जो अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार, वो हम किसी एक संस्था को, पूरे समाज को ही सौंप देंगे। पूरे समाज को सौंपने का मतलब है कि जो स्टेट होगा, जो समाज में जो प्रमुख लोग होंगे, उनको सौंप दे रहे हैं, और वही हमारी तरफ से हमारी रक्षा करेंगे, वही हमारे लिए उत्तरदायी होंगे। मतलब एक तरह से जॉन लॉक जो राज्य होगा उसको सारी शक्ति नहीं दे रहा है। वो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि जो राज्य होगा, इनडायरेक्टली कह रहा है कि जो राज्य होगा वो लोगों के प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि समझौता हुआ, फिर समझौते के तहत एक समाज बन गया। अब समझौते के तहत ये तय हो गया कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, अपने नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे एक व्यक्ति कोई दंड नहीं देगा, कोई दूसरा व्यक्ति दंड नहीं देगा, उसे पूरा समाज दंड देगा। मतलब अब उसके ऊपर जो कार्यवाही की जाएगी वो पूरे समाज के अंतर्गत की जाएगी। वास्तव में लॉक ने समाज की स्थापना और सरकार की स्थापना में अंतर किया है। समाज की स्थापना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है, जो सामाजिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है। सरकार की स्थापना मिलजुल कर सोच विचार करके निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। सरकार की स्थापना एक न्यास, एक ट्रस्ट के रूप में की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभु सत्ताधारी को न्याय करने का अधिकार इस शर्त पर सौंपा जाता है कि वह मनुष्य के मूल प्राकृतिक अधिकार अर्थात जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की रक्षा करेगा, क्योंकि इसी अधिकार की रक्षा के लिए समाज में सरकार स्थापित की जाती है। यदि वह अपना यह दायित्व पूरा करने में विफल होता है, तो समाज उसे हटाकर नई सरकार स्थापित कर सकता है। इस तरह लॉक ने क्रांति के अधिकार को मान्यता दी, राइट टू रिवॉल्यूशन को मान्यता दी, और 1688 की गौरव में क्रांति को उचित ठहराया। अब देखिए, अब लॉक कह रहा है कि हकीकत यह है कि जो समाज की स्थापना होती है और जो सरकार की स्थापना होती है, उन दोनों में अंतर है। जैसे कि अभी मैंने कहा, सामाजिक समझौता मतलब सामाजिक समझौते के तहत समाज की स्थापना हो गई एक, तो ये थोड़ा अलग होगा, और सरकार की स्थापना थोड़ी अलग होगी। लॉक कह रहा है कि जो समाज की स्थापना होती है, तो समाज की स्थापना मनुष्य की एक स्वाभाविक वॉलंटरीली व्यवहार करता है, मनुष्य स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और समाज की स्थापना अपने आप ही मनुष्य कर लेता है, समाज अपने आप ही नॉर्मली बन जाता है, ये कह रहा है लॉक। बट सरकार की जब स्थापना करता है मनुष्य, तो काफ़ी सोच समझकर, मिलजुल कर एक साथ काफ़ी सोचते हैं, समझते हैं, और निश्चित उद्देश्यों को पाने के लिए ही सरकार की स्थापना समाज के द्वारा की जाती है। अब सरकार की जो स्थापना होती है वो एक ट्रस्ट के रूप में होती है, एक जैसे कोई संस्था होती है उसके रूप में होती है, जिसका मेन काम यही होता है कि वो, जिसका मतलब उसको क्या कहते हैं, जो सरकार होती है उसका मेन काम यही होता है कि वो लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी, स्पेशली जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार होगा, प्राकृतिक अधिकार, उसकी रक्षा करेगी। और इसी शर्त पर लोग अपने अधिकार उस प्रभु सत्ताधारी को देते हैं जो सरकार का मुखिया हो उसको। जैसे कि यहाँ पर लॉक कह रहा है कि समाज की स्थापना तो नॉर्मली हो जाती है, बट जब सरकार की स्थापना करते हैं, चाहे वो सामाजिक समझौते के तहत सरकार की स्थापना कर रहे हो, कैसे भी हो, तब लोग काफ़ी सोच विचार करते हैं, और लोग अपने सारे अधिकार, अपनी या जो भी शक्ति होती है, वो सरकार को इसलिए सौंपते हैं कि वो ये मान के चलते हैं कि सरकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के नेचुरल राइट्स को, प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करेगी।
और लॉक ये भी कह रहा है कि अगर सरकार ऐसा करने में, अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल हो जाती है, मतलब फेल हो जाती है, तो लोग क्रांति भी कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। और इसी कारण से जो इंग्लैंड में 1688 की क्रांति हुई थी, गौरवमय क्रांति जिसे कहते हैं, उसको लॉक सही कहता है। लॉक के अनुसार केवल सरकार की स्थापना के लिए ही सहमति की जरूरत होती है। इस तरह लॉक ने सांविधानिक शासन के विचार को बढ़ावा दिया है। लॉक के अनुसार मनुष्य मूलतः विवेकशील प्राणी है। सरकार बन जाने पर वह विवेक सरकार के पास नहीं चला जाता, बल्कि मनुष्य के पास ही रहता है। अतः मनुष्य को सरकार पर नियंत्रण और निगरानी रखने का पूरा अधिकार है। वह ऐसे गृहस्वामी की तरह है जो अपने घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है, फिर स्वयं जाग कर ये देखता है कि कहीं पहरेदार सो तो नहीं गया है। यदि सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती तो मनुष्य उस सरकार को भंग करके नई सरकार बना सकते हैं। सरकार भंग हो जाने पर समाज छिन्न भिन्न नहीं हो जाता, क्योंकि समाज की स्थापना और सरकार की स्थापना दो अलग अलग बातें हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो जॉन लॉक है वो कह रहा है कि सरकार की स्थापना के लिए ही सभी की सहमति की आवश्यकता होती है, और जब सहमति से जब सरकार बनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने अपने सारे अधिकार सब कुछ सरकार को सौंप दिया है। अगर सब कुछ सौंप दिया है तब भी जो विवेक है, क्योंकि लॉक कहता है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, मतलब बुद्धिमान प्राणी है, तो जो बुद्धि है, जो दिमाग है, वो तो मनुष्य के ही पास है, वो तो उसने अपने राजा को नहीं दिया है ना। तो जब मनुष्य को लगेगा, जब मनुष्य का विवेक कहेगा कि सरकार सही नहीं कर रही है, सरकार के खिलाफ हमें क्रांति करनी चाहिए, तो उसे ये करना चाहिए, लॉक कह रहा है। लॉक जो है वो संवैधानिक शासन का समर्थक है कि संविधान होना चाहिए शासन में, ठीक है। बट लॉक ये भी कह रहा है आगे कि जो मनुष्य है वो विवेकशील प्राणी है, और उसने अपने विवेक से अपने सरकार की स्थापना की है। तो अगर सरकार अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाती है तो मनुष्य अगर चाहे तो वो सरकार को हटा सकता है, उसके खिलाफ जा सकता है और नई सरकार बना सकता है। और अगर नई सरकार बनाई जाए, यानी कि पुरानी सरकार को अगर भंग कर दिया जाए, सरकार को खत्म हटा दिया जाए पूरी तरह, तो लॉक कह रहा है कि इससे समाज खत्म नहीं हो जाता। ये नहीं है कि अराजकता आ जाएगी जब सरकार, देखो हम नॉर्मली सोचते हैं ना कि सरकार अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा, सरकार नहीं रहेगी तो लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे, छीना झपटी शुरू हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा किसी को, है ना, पुलिस वगैरह सब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, कोई पुलिस वगैरह, ये सब क्या है, एक राज्य का हिस्सा है, स्टेट का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है। जब ये सब नहीं रहेगा तो हम यही सोचेंगे ना कि अब तो छीना झपटी होगी, कोई ज़्यादा कमाएगा तो कम कमाने वाला व्यक्ति उससे उतना छीन लेगा, लड़ाई झगड़े होंगे। बट लॉक कहता है ऐसा कुछ नहीं है। लॉक कहता है अगर सरकार खत्म हो जाएगी कोई बात नहीं, समाज बना रहेगा, क्योंकि समाज और सरकार दोनों की स्थापना अलग अलग बातें हैं, लॉक ये कह रहा है। और वैसे अगर हम ये माने कि इंसान बुद्धिमान होता है तो लॉक सही कह रहा है। देखो अगर इंसान बुद्धिमान है तो सरकार अगर हट भी गई है तो इंसान अपनी बुद्धि का अगर प्रयोग करे तो हो सकता है कि समाज बना ही रहेगा, क्योंकि लोग अगर देखें, लोग अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, नैतिकता की भावना हो, तो समाज बना भी रह सकता है। बट हाँ, ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है भाई। बट लॉक के सिद्धांत को हमने समझ लिया, तो लॉक का जो सामाजिक सिद्धांत था यहाँ तक हमने उसमें ये समझा कि पहले प्राकृतिक दशा थी, उस प्राकृतिक दशा में धीरे धीरे समाज बना, फिर समाज बना, एक तरह से सामाजिक अनुबंध हुआ, वही सामाजिक अनुबंध सरकार के लिए किया गया, और सरकार यानी कि राज्य की स्थापना की गई। और राज्य की जो स्थापना की जाती है उसके खिलाफ लोग जा सकते हैं और राज्य को हटाकर दोबारा अपने पसंद की सरकार या अपनी पसंद के राज्य स्थापित कर सकते हैं लोग। अगर उनकी सरकार यानी कि अगर राज्य लोगों की भलाई के लिए यानी कि लोगों अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तब लोग सरकार या राज्य को भंग करके दोबारा से उसकी स्थापना कर सकते हैं। तो ये लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत था।
अभी इसमें और भी बातें हैं जिन्हें अभी हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप हो सकता है PSIR ऑप्शनल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, UPSC एस्पिरेंट हो या कुछ भी हो सकता है, आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आगे अगर कुछ बड़ा कर रहे हो। तो देखिए, आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को पूरा ही पढ़ना है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा ही सारी बातें बताऊँ, कुछ भी ना छोड़ूँ। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपसे कुछ छूट जाए और आप आगे की स्टडी में सोचो कि आपको इसे पूरा पढ़ना है। तो यहीं पर आप पूरा पढ़ लो आप इसको, ठीक है। अभी और भी है, और भी बातें कर रहे हैं। तो हॉब्स के अनुसार अनुबंध के बाद व्यक्ति प्रभुसत्ताधारी के आदेशों से पूरी तरह बंध जाता है, लेकिन लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध के बाद भी व्यक्ति पहले की तरह स्वतंत्र रहता है। लॉक के चिंतन के अंतर्गत अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और सहमति कंसेंट की प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। देखिए दोस्तों, हमने अभी हॉब्स को भी पढ़ा था, मैंने हॉब्स पर वीडियो बनाई है, आप देख लेना उसको। हॉब्स कहता है कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत होने के बाद सरकार ही सब कुछ होती है। मतलब कि हॉब्स सरकार को कहता है कि सरकार के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा सकते, सरकार को ही वो सुदृढ़ बनाता है। हॉब्स कहता है कि सामाजिक अनुबंध होने के बाद व्यक्ति अपने सारे अधिकारों को सरकार को सौंप देता है और वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन जो जॉन लॉक ऐसा नहीं मानता। जॉन लॉक अपने सिद्धांतों में कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, वो सरकार के से लड़ भी सकता है। हालांकि हॉब्स ने कुछ और भी बातें कही हैं, बट वो वीडियो अगर आपने देख ली है तो आप सारी बातें समझ जाएंगे। अब देखिए, जो लॉक का जो सिद्धांत है अनुबंध का, वो 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। तो 3 अवस्थाओं को अब हम समझ लेते हैं। पहली अवस्था है कि पहली अवस्था में मनुष्य सर्वसम्मति से यह स्वीकार करते हैं कि वे एक समुदाय के रूप में मिलजुल कर रहेंगे और अपनी प्राकृतिक शक्तियों को एकजुट कर देंगे ताकि वे एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए सम्मिलित कार्यवाही कर सकें। दूसरी अवस्था में इस समूह के सदस्य बहुमत से विधायी तथा अन्य संस्थाएं स्थापित करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहली अवस्था होती है जब समाज नहीं बना होता, सब बिल्कुल शुरुआत की जो अवस्था है प्राकृतिक दशा की, तो उस समय जो मतलब समाज होता है, जो भी लोग होते हैं, समाज तो नहीं होता, वो ये तय करते हैं कि अब हम एक समुदाय के रूप में रहेंगे। देखिए, ऐसा लोग विचार करते हैं कि हम लोग आसपास रह रहे हैं तो हम थोड़ा मिलजुल कर रहेंगे अब, ठीक है, ये लोग सोचते हैं। और प्राकृतिक शक्तियों को एकजुट करके जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह होते हैं उनका एक साथ इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए सहमत होते हैं। मतलब एक तरह से पहले अवस्था में लोग मिलजुल कर एक समुदाय बनाते हैं कि हम इस समुदाय में रहेंगे और एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करेंगे, एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेंगे। पहली अवस्था हो गई। अब ये इस कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी जो अवस्था होती है उसमें लोग अब नियम वगैरह बनाते हैं। लोग अपने बहुमत से कुछ ऐसे लोगों या संस्थाओं का चयन करते हैं, स्थापना करते हैं जो नियम बनाती है समुदाय के लिए। फिर जो तीसरी अवस्था है लास्ट में, समाज के वे सदस्य जो संपत्ति के स्वामी हैं व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ये निर्णय करते हैं कि लोगों पर कौन कौन से और कितने कर लगाए जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर 3 अवस्थाएं हैं। पहली हो गई कि लोग समुदाय बना रहे हैं, एक तरह से लोग समाज बना रहे हैं। दूसरी अवस्था में लोग संस्थाएं बना रहे हैं जो उनके लिए नियम बनाएगी। बट एक तीसरी अवस्था भी है जिसमें जॉन लॉक ने संपत्ति के स्वामियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। उसने कहा है कि तीसरी अवस्था में जो संपत्ति के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो अब ये तय करते हैं कि कितना कितना मतलब टैक्स लगाया जाना चाहिए। ठीक है, लोगों पर कौन कौन से और कितने तरह के टैक्स लगाए जा सकते हैं, वो ये तय करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा हो या जिन्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट यकीन मानिए वीडियो को एंड तक देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं अभी जो आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, बट मैं उनको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा जब सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तब। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा।
इस तरह लॉक के अनुसार नागरिक समाज का निर्माण अनुबंध के माध्यम से संपन्न होता है। अनुबंध की संकल्पना ही एक बुर्जुआ संकल्पना है। अब देखो, जितना भी अभी हमने पढ़ा उसका जो टोटल जो समरी है वो ये है अभी कि जो लॉक कह रहा है कि जो सामाजिक, जो ये नागरिक समाज बना, जो सरकार आई, ये सब कुछ कैसे हुआ? ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट के कारण, सामाजिक अनुबंध के कारण ही समाज बना और सरकार आई। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसमें एक बुर्जुआ वर्ग है, जो ये बुर्जुआ वर्ग प्रभावशाली है। क्योंकि अभी जो 3 अवस्थाएं पढ़ी हमने, इसमें हमने पढ़ा कि जो संपत्ति के स्वामी होंगे उनके पास अधिकार था कि वो टैक्स के बारे में डिस्कशन करें, उन्हीं वही डिसाइड करेंगे कि कितना टैक्स लगाना है। और जाहिर सी बात है, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगी वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो इस तरह इसमें जो बुर्जुआ संकल्पना है वो ज़्यादा है इस सामाजिक समझौते में। तो आप लोग एक तरह से कह सकते हो कि जो जॉन लॉक है उसने अपने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में जो अमीर वर्ग है उसको ज़्यादा अहमियत दी है, ठीक है। और उसने समाज और सरकार की स्थापना को सामाजिक अनुबंध के तहत ही बताया है कि सामाजिक अनुबंध के द्वारा ही उनका निर्माण हुआ है। इसके साथ अनुबंध करने वाले पक्षों के दायित्व जुड़े रहते हैं। लॉक जब मानव समुदाय को अनुबंध से बांध देता है तब इस बात की कोई संभावना नहीं रह जाती कि कोई अपने आप को अनुबंध से बाहर समझ सके। इससे जो नागरिक समाज अस्तित्व में आता है वह प्रभुसत्ता संपन्न सॉवरेन होता है, मतलब पूरी तरह स्वतंत्र होता है, जिसे समाज के सब मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार होता है। ये निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। लॉक के विचारों में यहाँ भी विरोधाभास दिखाई देता है। बहुमत में निर्धन वर्ग की प्रधानता रहती है, जबकि लॉक निजी संपत्ति और उसके स्वामियों का प्रबल समर्थक था। इंग्लैंड के गृहयुद्ध के दौरान संपत्तिशाली वर्ग ने यह अनुभव कर लिया था कि बहुमत का शासन और संपत्ति का अधिकार एक साथ नहीं निभ सकते। इस विरोधाभास की व्याख्या करते हुए, कॉन्ट्रडिक्शन की व्याख्या करते हुए C.B. मैकफर्सन ने लिखा है, लॉक यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह धनवान हो या निर्धन, नागरिक समाज का सदस्य है, क्योंकि उसे अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा में दिलचस्पी रहती है। लेकिन केवल संपदा के स्वामी ही नागरिक समाज के पूर्ण सदस्य हैं, क्योंकि उन्हें जीवन और स्वतंत्रता के अलावा संपत्ति के अधिकार की रक्षा में पूरी दिलचस्पी है और वही विवेकशील जीवन जीने में पूरी तरह समर्थ होते हैं। दूसरी ओर कामगार वर्ग संपदाहीन होने के कारण नागरिक समाज का पूर्ण सदस्य नहीं होता। संपत्तिशाली वर्ग को ही शासन के नियंत्रण का अधिकार है। कराधान के मामले में उसकी आवाज़ अंतिम है, जिसके बिना कोई सरकार चल ही नहीं सकती। फिर भी प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह धनवान हो या निर्धन, विधि सम्मत सरकार के नियमों का पालन करने को बाध्य है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जॉन लॉक के विचारों में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है, विरोधाभास देखने को मिलता है। जो जॉन लॉक था उसने कहा था कि समाज के द्वारा सभी समझौता करते हैं और सभी सहमत होते हैं कि हम समाज या सरकार की स्थापना कर रहे हैं, बट बहुमत किसका होता है? भाई जाहिर सी बात है कि समाज में बहुमत तो गरीब लोगों का ही होता है, जो कमज़ोर लोग होते हैं उनका बहुमत ज़्यादा होता है। अब भारत की बात करें तो अंबानी एक तरफ और भारत की आधी जनता एक तरफ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो जो अमीर लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा संपदाशाली हैं, वो तो कम ही होते हैं, ठीक है। तो जॉन लॉक ने कहा था कि बहुमत ठीक है निर्धन का होगा, बट उसने क्या कहा कि जो संपत्तिशाली लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। और इससे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो जॉन लॉक था वो संवैधानिक शासन की बात करता था, मतलब समर्थक था। अब देखो, अब अगर लोकतंत्र वगैरह की व्यवस्था है तो चुनाव वगैरह होंगे तो शासन किसका होगा? बहुमत का, मेजोरिटी का रूल होगा, शासन होगा, ठीक है। अब ऐसे में जो संपत्ति का अधिकार का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि भाई बहुमत चाहेगा कि जो निजी संपत्ति है
उसको थोड़ा सा सार्वजनिक किया जाए, तो वो संपत्ति के जो संपत्तिशाली वर्ग है उसके खिलाफ निर्णय लेगा। बट लॉक ने अपने सिद्धांतों में संपत्तिशाली वर्ग का समर्थन किया है। तो यहाँ पर यही कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। एक और ये बहुमत के शासन का समर्थन तो कर रहा है, बट दूसरी ओर जो गिने चुने लोग हैं, जो संपत्तिशाली लोग हैं, उनके शासन पर प्रभाव की बात करता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। तो 20वीं शताब्दी के विद्वान हैं मैकफर्सन, इन्होंने लॉक के विचारों का अध्ययन करते हुए पाया ये है कि लॉक के अनुसार जो संपदाशाली व्यक्ति था वो ही पूर्ण सदस्य था, क्योंकि वही तो अपनी संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, भाई संपत्ति की भी करेगा। बट जो आम नागरिक थे वो अपने बस जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करते थे, तीनों अधिकारों की रक्षा तो नहीं करने में उतना इंटरेस्ट नहीं था उनको। तो इस तरह उसने पाया, मैकफर्सन ने, कि लॉक ने संपदाशाली व्यक्ति को ज़्यादा अहमियत दी है, क्योंकि निर्णय का अधिकार नागरिक समाज के पूर्ण सदस्यों को ही प्राप्त है, इसलिए व्यवहार के धरातल पर सारे निर्णय केवल संपत्तिशाली वर्ग के बहुमत से ही किए जाते हैं। निर्धन वर्ग का उसमें कोई हाथ नहीं रहता। इस तरह सरकार के निर्णय शक्तिशाली वर्ग के हितों के विरुद्ध जा ही नहीं सकते। तो यही हम पाते हैं लॉक के सिद्धांत में कि भाई उसने शक्तिशाली व्यक्ति को अहमियत दे दी। उसने डिसाइड किया कि जो टैक्स के रूल्स होंगे वो वही बनाएंगे, शक्तिशाली वर्ग ही बनाएगा। तो इस तरह से जो जो संपत्तिशाली व्यक्ति होगा, जिसके पास संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, भाई उसका तो प्रभाव रहेगा सरकार में, तो उसके हितों के विरुद्ध तो सरकार कोई काम कर ही नहीं सकती। तो एक तरफ लॉक कह रहा था कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, मनुष्य रैशनल है, ठीक है। अब भाई जो आम नागरिक है वो भी रैशनल है, जो संपत्तिशाली व्यक्ति है वो भी रैशनल है, बट सरकार पर प्रभाव तो आप संपत्तिशाली व्यक्ति का दे रहे हो। तो यही मेन कॉन्ट्रडिक्शन रहा है, यही दो बातें, अलग अलग विपरीत बातें हमें देखने को मिलती हैं लॉक के सिद्धांत में। तो यहाँ तक आपको सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। बस थोड़ी सी बात कर रहे हैं, वो ये कि ये जो अनुबंध का सिद्धांत था वो किस तरह का था, इसमें मतलब जो सरकार की स्थापना थी, सरकार का क्या रोल था, इसको हम देख रहे हैं। इसको कहेंगे अनुबंध से न्यास की ओर, ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रस्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे जो सरकार की स्थापना हुई वो कैसी थी, ट्रस्ट के रूप में। देखिए, न्यासधारी अपने संस्थापकों का सेवक मात्र होता है, और यदि वह अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसके संस्थापक उसे वापस बुला सकते हैं। तो देखिए यही है बात कि जो प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति होगा, जो मान लो कोई व्यक्ति है, सरकार का जो प्रमुख व्यक्ति है, वो अपने संस्थापकों का ही सेवक होगा, जिसने उसे सरकार के रूप में नियुक्त किया है, बनाया है, राजा के रूप में नियुक्त किया है, मंत्री बनाया है। तो वो अपने जो सेवक हैं, जिसने उसे मंत्री वगैरह जो कुछ भी बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना काम करेगा, उनकी ही जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा वो, और अपने कर्तव्यों की वो अवहेलना या उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके संस्थापक उसे हटा सकते हैं उसके पद से, या उसको वापस बुला सकते हैं। लॉक के अनुसार सरकार को ऐसा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का दायित्व सौंपा गया है जिसमें नागरिक समाज के सदस्यों की संपत्ति की यथेष्ट रक्षा हो सके। यदि सरकार कभी अपने इस कर्तव्य से विमुख हो जाती है तो नागरिक समाज उसका विरोध कर सकता है या उसे भंग कर सकता है। इस तरह लॉक राजनीतिक सत्ता के प्रति विधि सम्मत विरोध के अधिकार को मान्यता देता है। संस्थात्मक स्तर पर लॉक सरकार की सत्ता को विधायी, कार्यकारी और संघात्मक, इन 3 अंगों में विभाजित करता है ताकि शक्ति के केंद्रीकरण से पैदा होने वाला सत्तावाद की संभावना को रोका जा सके। तो देखिए दोस्तों, जो लॉक है उसने अपने सिद्धांत में माना है कि जो सरकार है उसका काम यही है कि वो एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण लोगों के लिए पैदा करे, जिसमें लोगों की सुरक्षा स्थापित हो सके। और अगर सरकार अपने कार्य से विमुख हो जाती है तो लोगों को अधिकार होगा कि वो सरकार को भंग कर सकते हैं या उसका विरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक विधि सम्मत, मतलब कि कानूनी रूप से राजनीतिक सत्ता का विरोध को उचित ठहराया है, मान्यता दी है, कानूनी रूप से उसने मान्यता दी है लॉक ने कि वो जनता राजनीतिक सत्ता का विरोध कर सकती है। इसके अलावा उसने
सत्तावाद को रोकने के लिए सरकार के अलग अलग अंगों को महत्व दिया है, जैसे कि जो विधायी अंग होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी, कार्यकारी और संघात्मक, ये जो 3 अंग हैं उसके, इसको अहमियत दी है। संघात्मक यहाँ पर मतलब है कि जो शक्ति होगी वो केंद्र सरकार के पास ही नहीं, जो केंद्र से स्थानीय स्तर पर जो सरकार है उसको भी दी जाए। तो सत्तावाद को रोकने के लिए उसने शक्ति का विभाजन भी किया है और उसको महत्व दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो लॉक के अकॉर्डिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रिंसिपल था वो ख़त्म होता है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे थोड़ी समरी दे देता हूँ। देखो, अभी हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा कि लॉक ने बताया कि पहले प्राकृतिक दशा थी, प्राकृतिक कानून हुआ करते थे, शांतिपूर्ण रूप से लोग रह रहे थे। फिर कुछ बेकार लोग आ जाते हैं समाज में, स्वार्थी लोग, जिसके कारण समाज बेकार हो जाता है। समाज मतलब उस समय समाज तो नहीं बना था वैसा, बट जो भी समुदाय था नॉर्मली हल्का फुल्का जो भी था, मतलब लोग शांतिपूर्ण ढंग से जैसे तैसे रह रहे थे, तो उसमें कमी आ जाती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि अब हम एक अच्छी सिविल सोसाइटी बनाएं, एक सभ्य समाज की स्थापना हम करें। तो सभ्य समाज की स्थापना के लिए समझौता होता है, उस समझौते में फिर सरकार की स्थापना की जाती है और सरकार का जो रोल तय किया जाता है वो बस इतना तय किया जाता है कि सरकार लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की पूरी तरह सुरक्षा करेगी और लोग अपने अधिकार या अपने जितने भी अधिकार हैं वो सरकार को सौंप देंगे। और अगर सरकार ऐसा करने में फेल हो जाती है तो लोग उस सरकार को ख़त्म कर देंगे और उसके अलावा उसके बाद एक नई सरकार बनाएंगे। यही था लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। इतना ही है। अब इसमें कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा आ गई हैं, जैसे कि लॉक ने बताया कि 3 अवस्थाओं में ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो ये सिद्धांत था ये पूरा हुआ। ये समझौता 3 अवस्थाओं में हुआ, जिसमें पहली अवस्था थी समुदाय बना, फिर दूसरी अवस्था में कानून नियम बनाने शुरू हुए, मतलब एक तरह से सरकार बनी। बट तीसरी जो अवस्था थी उसमें जो संपत्तिशाली वर्ग थे उसने टैक्स को डिसाइड किया। तो संपत्तिशाली वर्ग को लॉक ने काफ़ी अहमियत दे डाली और यही एक कॉन्ट्रडिक्शन बन गया, एक विरोधाभास पैदा हो गया इसके सिद्धांत में कि देखो, वो एक तरफ संपत्तिशाली व्यक्ति को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, जिसके कारण सरकार के ऊपर जो प्रॉपर्टी वाले लोग होंगे, जिनके पास ज़्यादा संपत्ति होगी, वही राज करेंगे सरकार में। और उसने पहले कहा था कि मनुष्य विवेकशील प्राणी हैं, तो क्या जो लोग गरीब हैं क्या वो विवेकशील नहीं है? उन्हें अधिकार नहीं है कि वो अपना निर्णय करें या अपने एक प्रमुख भूमिका निभाएं? तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया है। तो यही सारी बातें थी। अभी अगर आप इसे एक बार और थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को समझेंगे, धीरे धीरे करके समझेंगे, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ वो मतलब ज़्यादा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आ जाएगा समझ में। थ्योरी है, थ्योरी थोड़ा हार्ड ही होती है, इसमें कोई वो बात नहीं है। बट दोस्तों, अगर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं भी आ रहे होंगे समझ में, तो कोई नहीं, कोशिश करो। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसके पीछे मत पड़ो। अब टाइम इतना आपके पास वैसे भी नहीं होता, आ जाए वक्त रहते समझ में तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, उससे आप होल्ड पर रखो और आगे अपनी पढ़ाई करो। ये नहीं कि उसी के पीछे आप पड़ जाओ। तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा जॉन लॉक के सिद्धांत से संबंधित कुछ दूसरी वीडियोस भी आएंगी, आप उन वीडियोस को भी देख लेना, जिससे आपका सिलेबस या जो भी आप यूपीएससी ऑप्शनल कर रहे हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आपका वो कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके अपने फीडबैक्स ज़रूर भेजें। थैंक यू।